मैं आपके साथ ही उसको सॉल्व करूंगा, आप भी मेरे साथ ही बताना उसको, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना। कल वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार देख लो ताकि तुम्हारे को रिवाइज हो जाए। दिस इज द क्वेश्चन ओनली। पहला जो है एम्प्टी बनाया तो कितना होगा, ठीक है। अगर हम एक ज्यादा बढ़ाते हैं तो कितना होगा, तो वो 16 के रेशियो में करेगा, चाहे आप उसमें एक मेमोरी रखो या फिर 10 मेमोरी रखो। इनिशिएट 16 से होगा, अगर उसके बाद आप एक भी बढ़ाते हो, अगर 16 बढ़ाते हो तो उसका साइज 16 ही रहेगा, क्योंकि वही जगह ऑक्युपाई होगा जो कि उसने इनिशिएट किया था, बिकॉज दैट प्लेस इज वैकेंट। फाइन। बट इफ you are increasing one character or two character, it will be like 16 plus 1 into 2. Fine. Current capacity into plus 1 into 2, that would be the next capacity. ये हमने पढ़ा था कल, ठीक है। now the question is कि अगर हम ऐसे लिखते हैं कि string buffer sb न्यू string buffer, और ब्रैकेट में पास करते हैं हम, सेम प्रोग्राम में चेंज कर रहा हूँ, अगर मान लो इसी में ब्रैकेट में हम चेंज कर देते हैं कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग एस, ठीक है। तो अभी ये काम क्या कर रहा है, इट विल क्रिएट अ स्ट्रिंग, इट विल create a string equivalent to string buffer. Fine. Equivalent to string buffer. पहला वाला लाइन हमने लिख लिया कि string buffer sb न्यू sb न्यू string buffer, और उसमें जो आर्ग्यूमेंट में अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो है string s, ठीक है। दूसरा वाला लाइन हम यहाँ लिखते हैं sb इक्वल्स टू, इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट, ठीक है। So the second line will be like that, sb equals to new sb ब्रैकेट में आपने पास कर दिया वर्चुसा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, sopln, और क्या देते थे अपन, sb ऑब्जेक्ट बनाया था, sb डॉट क्या दे दें, कैपेसिटी, पढ़ा था ये हमने। इसको क्लोज करो, टर्मिनेट करो, ठीक है। अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज है जो मैंने चेंज करा है वो कहाँ कहाँ है, वो एक ये है कि ये कैसे काम करता होगा, ठीक है। स्ट्रिंग एस कैसे काम कर रहा है, और जब ये कैपेसिटी कैलकुलेट करेगा तो क्या आंसर देगा, द आंसर वुड बी लाइक व्हाट, कितने कैरेक्टर्स हैं वर्चुसा में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैरेक्टर्स हैं। यहाँ आउटपुट क्या आना चाहिए, दिमाग लगाओ, रिस्पॉन्ड करो। चूंकि एक स्ट्रिंग बफर है तो जो इनिशियली इसका कैरेक्टर होता है वो हो सकता है 16, ठीक है। बट चूंकि ये एम्प्टी मेथड नहीं है, इसके अंदर स्ट्रिंग एस पास करा है इसने, ठीक है। स्ट्रिंग एस पास करा है जिस स्ट्रिंग का साइज है 7, ठीक है। तो एक तो आउटपुट आ सकता है तुमको 16 चांसेस है,
दूसरा हो सकता है 7, ठीक है। तीसरा हो सकता है 16 7 जा 112, 112, ये भी हो सकता है। एंड द लास्ट कुड बी लाइक 23, 16 प्लस 7। अब इसमें से तुम गेस करो, गेस क्या करो, लॉजिक लगाओ। एम्प्टी होता था तो 16 था, ठीक है। नाउ यू आर पासिंग string s as an object. What you are doing, you are creating a string, you are creating a string object equivalent to a string buffer. तो अगर जितना तुमने पढ़ा है तुम्हारे हिसाब से अगर हम चलें तो तुम बोलोगे कि सर ये दोनों जो ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही आउट ऑफ स्कोप है। कोई है जो इन दोनों ऑप्शन पे जाना चाहता हो हमारी क्लास में? ठीक है। अब आप बोलोगे इनिशिएट हुआ सर और वो 16 से हुआ और जो उसका साइज है वो 7 है, तो अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होएगा? रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड करिए। सेवन, तुषार ने 7 कहा, विधि अरोड़ा 16। अच्छा चलो मैं तुम्हारे तुषार तुषार और विधि आप दोनों के लिए ये चारों ऑप्शन ओपन कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ने कंफ्यूज कर दिया। अब ध्यान से ध्यान लगाओ और अब बताओ। एक बात बताओ विधि और तुषार, क्योंकि आप दोनों ने ही आंसर करा है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, ठीक है। अब इन चारों में से आप ध्यान लगाओ और जितने भी बच्चे हैं अभी यहाँ पे, जैसे सत्यम हो गए, राहुल, हर्ष, देवांग, प्रीतम, किरत, मोक्ष, अभय, हर्ष, सब जने दिमाग लगाओ। एक बात बताओ मेरे को कि 16 तो इनिशियल होता है, ठीक है, 16 तो इनिशियल होता है, तो तुषार 7 होने का कोई चांस नहीं है, मानते हो या नहीं? तुषार 7 होने का चांस नहीं है। विधि ने कहा 16, बट 16 एम्प्टी के लिए होता है, 16 एम्प्टी के लिए होता है, ठीक है, तुषार और विधि। तो अभी क्या करें, स्ट्रिंग जब है हमारे पास तो स्ट्रिंग का लेंथ पता करना ज्यादा जरूरी है ना। जब हमारे पास स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का लेंथ पता करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दीज आर इट्स अ काइंड ऑफ एक्सेप्शनल केसेस, है ना। तो आप आंसर करोगे तो उसमें कोई वो नहीं है कि आप छोटे हो जाओगे कि आपको ये पता नहीं है, ये बहुत ही डेंजरस केस है। तो ये पता होना चाहिए कि जब आप कभी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हो स्ट्रिंग बफर के अंदर और इनिशियली उसका जो कैपेसिटी है वो 16 है, ठीक है, तो जो ये स्ट्रिंग एस है, ठीक है, जो ये स्ट्रिंग एस है ये कैसे काम करता है? ये वाला जो स्ट्रिंग एस है ये ऐसे काम करेगा, एस डॉट लेंथ, मानते हो? लेंथ कैसे पता चलेगा अगर ऐसा नहीं करेगा? तो क्या काम करेगा ये? एस डॉट लेंथ। अब when you are creating a string object equivalent to a string buffer, then the capacity would be calculated like s dot length plus initial capacity, that is s length plus 16. Now getting my answer means 23, ठीक है। 23 would be the right answer. कंसेप्ट क्लियर है? 16 तो उसका इनिशियल कैपेसिटी था, लेकिन जो ऑब्जेक्ट उसने पास करा था उसमें इनिशियल एम्प्टी मेथड तो है नहीं, तो उसमें स्ट्रिंग पास करा था। स्ट्रिंग अगर मान लो कि यहाँ पे होता हमारे पास जावा,
then the answer would be like 20. right? Getting my point? तो ये सारे कंस्ट्रक्टर जितने भी केसेस थे उसमें से ये सबसे डेंजरस कंस्ट्रक्टर था, जिसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो मैंने तुम्हारे साथ स्ट्रिंग हैंडलिंग वाला क्वेश्चन जो डिपार्टमेंट की तरफ से आया था वो भेजा था, वो चला के देख लेना। अब आपके कहीं किसी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगा, अगर कहीं पे आएगा तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है? ग्रुप में पूछ लेना या फिर मेल पे पूछ लेना, कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट वी हैव टू डू विद स्ट्रिंग पार्ट। अब जैसे मान लो कुछ और अगर उसमें आता है कि अब एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे अगर स्ट्रिंग के अंदर आता है। आपको याद होगा कि कल मैंने एक क्वेश्चन करा था, मैं एक बार करता हूँ, बाउंड, कंट्रोल एफ, बाउंड, बाउंड आउट ऑफ ठीक है। मेरे को याद है कि कल हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लो हम पूछते हैं कि कौन से इंडेक्स में है, अगर जीरो इंडेक्स का निकाल के दो तो वो निकाल के देता था एट इंडेक्स, कैरेक्टर एट, है ना? तो सारे स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर और स्ट्रिंग बफर कंस्ट्रक्टर हो गए, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूँ। आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि किस कैरेक्टर पे है। जैसे मान लो कि अगर जावा ढूंढना है तो जीरो कैरेक्टर पे है, अगर वहीं पे हम दे देते हैं कि 30 इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है वो मेरे को निकाल के दो, तो वो क्या आंसर देता था? कंपाइल टाइम एरर देता था। कंपाइल टाइम एरर में बताता था एक्सेप्शन एट स्ट्रिंग बफर। तो स्ट्रिंग बफर जैसा कोई चीज होता नहीं है, उसमें आता था कंपाइल्ड कंपाइलेशन एरर एट आउट ऑफ बाउंड स्ट्रिंग, है ना? कि मतलब ये हमारे लिमिटेशन से बाहर है ना? तो दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन। वहां से एक्सेप्शन शुरू हुआ था, जो मैंने आपको बोला था कि मैं एक्सेप्शन आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो अभी एक्सेप्शन शुरू करते हैं अपन आज, और इसकी बेसिक थ्योरी मैं आज बताऊंगा। आई वोंट टेक मच टाइम। कल जो है मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, एंड दैट क्लास कुड बी अ लिटिल लॉन्गर, बट टुडे आई वोंट टेक मच टाइम। आप बस बेसिक इसका समझ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो इसमें अपने को ये पढ़ना है, तीन कंसेप्ट्स अपन पढ़ेंगे। पहला कि एक्सेप्शन पहले क्या होता है ना? टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है? टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब इसमें अपने को पढ़ना क्या है? सबसे पहला जो इसका वर्ड, जो इसका टर्म सजेस्ट करता है, द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इज व्हाट इज एक्सेप्शन। फाइन। तो मैंने कल आपको कहा था कि एक्सेप्शन अगर आप ऐसे समझना चाहो कि क्या है एक लाइन में, अगर एक लाइन में समझना चाहो कि एक्सेप्शन क्या है तो यू कैन कॉल इट बग, है ना? जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, व्हाट इज वायरसेस? वायरस को एक्सप्लेन कर सकते हो एक लाइन में? मतलब अगर कोई बोले कि एक्चुअली है क्या, करता क्या है, ये मत बताना, है क्या ये बताना कि व्हाट आर वायरसेस।
थ्रेड्स। बोलिए, आई एम लिसनिंग। थ्रेड्स। थ्रेड्स, बट एक्चुअली प्रोग्राम, मानते हो, अग्री कर रहे हो आप लोग मेरे से कि वायरस जो है वो एक्चुअली प्रोग्राम होते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ प्रोग्राम समहाउ, एग्री और नॉट? यस नहीं नहीं, सर। हाँ ठीक है। तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जैसे मान लो कि तुम एमएस ऑफिस जो है वो पूरा इंस्टॉल कर रहे हो अपने कंप्यूटर में। ये जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ये तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ एमएस वर्ड में, है ना, जो कि एमएस ऑफिस के ही अंदर पैकेज में आता है। जो मैं तुम्हें कुछ अगर डेटा विजुअलाइजेशन करके दिखाऊंगा तो वो एमएस एक्सेल में दिखाऊंगा यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द टूल वी आर यूजिंग, राइट? सो माई पॉइंट इज कि if we are installing any program which supposed to make your computer work normally, अगर आपका कंप्यूटर ऐसे काम करना चाह रहा है कि वो 2+2 हमेशा 4 ऐड करके ही दे, कोई प्रोग्राम तुमने बनाया, अब मान लो कि तुमने एडिशन का प्रोग्राम बनाया है और 2+2 हमेशा 4.5 आ रहा है, what you are expecting? 4, what it is giving? 4.5. then there is a bit or a big error or a small error. Error is error, fine. So you are expecting your intended value is 4 for adding 2+2, because हम बचपन से वही पढ़ते आ रहे हैं और वही सही है. But what is computer is giving, or what is the program you have made is giving 2+2 equals to 4.5. तो 4.5 माइनस 4 यानी 0.5 का जो है वो लफड़ा है ना? 0.5 जो है वो वैल्यू है जो तुम नहीं चाहते हो, जो मैं भी नहीं चाहता हूं, कोई भी यूजर नहीं चाहेगा, कोई भी प्रोग्रामर नहीं चाहेगा. तो वो 0.5 जो वैल्यू है वो है अनइंटेंडेड वैल्यू. जो 0.5 वैल्यू है उसको अपन बोलते हैं अनइंटेंडेड वैल्यू. अनइंटेंडेड वैल्यू. फाइन. इफ वी आर एडिंग 2+2 एंड गेटिंग 4.5, तो जो अनइंटेंडेड वैल्यू है वो है 4.5. Actually 4.5 is an unintended value. Fine. So my point is कि whatever we are making, whatever we have made, if it is giving some unintended value, that particular value is termed as error. Fine. अब यहाँ पे 4 जो है वो एक्चुअल वैल्यू है, आना चाहिए, अब उसको माइनस किया हमने तो एरर जो है वो 0.5 का बता रहा है. तो 0.5 इज एन अनइंटेंडेड वैल्यू. इवन 4.5 इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. वी हैव रिक्वायर्ड कि हमारा जो 2+2 है वो हमेशा 4 आए. ठीक है. तो 4.5 जो है वो अनइंटेंडेड वैल्यू है. अब मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि जैसे अगर अपन कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ जावा, वी हैव टू टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग ओनली. तो कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं अगर, लेकिन हम उसको रियल टाइम सिस्टम से कनेक्ट कर दें तो चीज़ें समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है ना? फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करने में भी एबल होते हो. तो कोई भी प्रोग्राम हम ऐसा करें जो कि तुम्हारे कंप्यूटर पे नॉर्मली एक्ट करे और तुम्हारा कंप्यूटर उस प्रोग्राम के साथ कंपाइलेशन में या उस प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद या उसको कंपाइल करने के दौरान नॉर्मली एक्ट करे. मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन वाली बात है ना? तो अगर मान लो कि तुमने एमएस ऑफिस जो है वो इंस्टॉल करा है एंड नाउ यू आर डबल क्लिकिंग द थिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन. मैं डबल क्लिक करूं और मैं यहाँ पे ये फाइल ओपन ना कर पाऊं जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो देर इज नो पॉइंट कि why I have installed it and what is the use of installation. Fine. So what it made me think like we have done something went wrong while installing it, or some viruses has corrupted our whole PC or system. Fine. It could be like anything. जो अगर मान लो कि इंस्टॉल भी हो जाए और यहाँ पे मैं ए टाइप करूँ तो
लगातार जो है 2A 3A टाइप हो जाए, इट इज ऑल्सो एरर, है ना, ये भी एक अनएक्सपेक्टेड एरर है। मैं एक वर्ड डालूं वो 3 बार टाइप हो, है ना, तो भी इसका कोई काम नहीं है। तो व्हाट मेड इट टू एक्ट एबनॉर्मली इज वायरस। एनी प्रोग्राम which tends to make your computer or your program to act abnormally, fine, to act abnormally or not to respond what it is meant to be, then it is a virus, fine, it's a kind of a program which make your computer to run abnormally or in a strange behavior, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा एंड इट कुड बी रैंडम। पहली बार में ए टाइप किया तो बहुत बार हो गया, दूसरी बार में आपने उसको ओपन करा तो खुला नहीं। So there are different kind of threats, जैसे अभी आपने बोला था कि threat है वायरस, of course it is a threat, very good answer, but what kind of threat it is, जब आप आगे आपको सब्जेक्ट में कभी क्रिप्टोग्राफी या फिर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़ना होगा तो आप उसको डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन एक्चुअली इट इज़ अ प्रोग्राम ओनली, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि कई बार फायदेमंद भी होता है कि हम बनाते हैं कि हाँ हमारा कंप्यूटर जो है वो फ्लो में ऐसा ना हो कि गार्बेज वैल्यू देने लगे तो वहाँ पे रुक जाए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है इट विल हार्म योर कंप्यूटर, इट विल अफेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी, इट विल इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी वेदर इट इज टाइम और स्पेस, परफॉर्मेंस को ये डिमिनिश करता है एंड सो ऑन। सो इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ एरर, एक्सेप्शन और बग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एरर, दैट्स माई पॉइंट इज, इसके लिए मैंने इतना चीज जो है यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब मेरा पॉइंट है कि सपोज मेरे को आपको लेक्चर डिलीवर करना है 9 और 9:30, तो मैं आपको बोल देता हूँ कभी कभी कि टेक्निकल इशू है या इंटरनेट फैसिलिटी जो है यहाँ पे उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा है और लेक्चर जो है वो इन द मिडिल इंटरप्ट हो जाता है, या फिर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 5 मिनट में इसको रिजॉल्व करके आपको वापस बोलता हूँ। तो ये वो कंडीशंस थे, ये वो कंडीशंस थे जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुमने सोचा था कि सर अभी 9:30 बोला है तो क्लास लेंगे, या 9 बजे बोला है तो क्लास लेंगे, ठीक है। और मैंने भी ये सोचा था कि जब जितने टाइम पे मैंने बोला था मैं क्लास लूंगा और सडनली एक नेटवर्क इशू या फिर कुछ टेक्निकल इशू आता है जो कि वी हैव नेवर एक्सपेक्टेड, फाइन। सो अब एक्सपेक्ट तो नहीं किया था बट वो आ गया, है ना। So we can explain exception as a bug. Bug means error, but it is always a kind of unexpected or unwanted. याद रखना, unexpected और unwanted। आप प्रोग्राम बना रहे हो और आप स्किल्ड नहीं हो ज़्यादा उस प्रोग्राम को बनाने की, जैसे कि फाइल हैंडलिंग अभी आपको नहीं आती या मेरे को नहीं आती, अगर मैंने अभी वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, आपको पढ़ाया नहीं है, तो अगर हम अभी फाइल हैंडलिंग पे कूद जाएं विदाउट गेटिंग डिटेल्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो वहाँ पे अगर कुछ ऐसा आता है तो आप भी और मैं भी दोनों अटक जाएंगे कि ये कंसेप्ट तो पढ़ा ही नहीं है ना। तो किसी भी वजह से अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड इवेंट अकर होता है, इवेंट बोल लो, क्या होता है एक्सेप्शन, अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड इवेंट, है ना, जो क्या करता है, अभी मैंने आपको क्या कहा कि जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, तुम्हारे प्रोग्राम को, तुम्हारे कंप्यूटर को नॉर्मली एक्ट करने से रोकते हैं, उसको इंटरप्ट करते हैं, उसको एबनॉर्मल बनाते हैं। तो दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ एनी प्रोग्राम, अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ एनी प्रोग्राम। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बिल्कुल, है ना। जैसे कि मान लो कि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दूंगा आपको इसका, ताकि आप जब इसको पढ़ोगे, जब इसका एग्जाम्पल देखोगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब जैसे मैंने इसका एक एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या था कि कल हमने लिखा था वर्चुसा, और जब हम 7 इंडेक्स पे पूछ रहे थे कि क्या है कैरेक्टर एट इंडेक्स 7, तो वो आंसर देगा हमेशा वर्चुसा में लास्ट में क्या आता है, ए आता है तो वो ए प्रिंट करेगा। अगर हम वहीं पे दे देते 30 तो क्या बोलता कि यार 30 तो इसमें है ही नहीं, है ना, 30 है नहीं तो एक्सेप्शन अगर करेगा, स्ट्रिंग टाइप का, है ना। तो आउट ऑफ बाउंड
मतलब कि ये जो बाउंड बनाया हुआ है आपने, उस आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अकर होएगा, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अकर होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन अकर होएगा वो क्या होगा, इस एक्सेप्शन का नाम क्या देंगे, क्लास मिस्ड ड्यू टू इंटरनेट इशू, क्लास मिस्ड ड्यू टू इंटरनेट एक्सेप्शन, या फिर इसको आप, अब ये जावा का किसी पैकेज में नहीं है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल से समझा रहा हूँ। क्लास मिस्ड ड्यू टू इंटरनेट इशू एक्सेप्शन, इसका तो यही नाम दे सकते हैं अपन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, सपोज वी आर गोइंग टू गेट इनटू online exam, or getting our online result, which has to be done through fingerprint recognition or something, so we need to be present there only at the center. तो हम कोई एग्जाम देने गए, ऐसा मान लो वी हैव टू गो फॉर ऑनलाइन एग्जाम, और वहाँ पे टायर जो है वो हमारे बाइक का या फिर कार का वो पंक्चर हो गया, है ना। हमारे टाइम में तो हम साइकिल से जाते थे, तो वो पंक्चर हो गया। तो वो पंक्चर हो गया तो क्या करेंगे, वहां पे वो पहुंच नहीं पाया, किसी वजह से वो एग्जाम भी नहीं दे पाया, किसी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया, तो क्या होगा, जो रिजल्ट है वो हमेशा अनइंटेंडेड वैल्यू आएगा, यानी कि हमेशा जो इंटेंडेड वैल्यू है रिजल्ट का वो है पास, अनइंटेंडेड वैल्यू अनएक्सपेक्टेड फेल। उसने सोचा नहीं था कि वो फेल होगा, उसने ये भी नहीं सोचा था कि रास्ते में ऐसा कुछ होगा, तो एक एरर आया, एक्सेप्शन, है ना। और वो एरर जो है वो इसके नॉर्मल फ्लो को खराब कर दिया, यानी कि वो पहले तो लेट हो गया, और धीरे धीरे चांसेस कम हो रहे हैं कि वो अपने एग्जाम में टाइम पे पहुंच पाएगा, है ना। अगर उसको कोई ऐसे लिफ्ट दे दे या फिर उसका कोई दोस्त मिल जाए, देन ही कैन टेक हिम टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, फाइन, तो फिर यहाँ पे एक एक्सेप्शन अकर हुआ है, एक अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट अकर हुआ है, दैट इज that has been disturbed the whole flow of that particular program, that particular algorithm, कि उसने algorithm बनाया था कि मैं ऐसे टाइम से जाऊंगा और उस टाइम पे पहुंचूंगा, 9 बजे जाके मैं वहां पे लॉग इन करके और अपना एग्जाम देके अब वापस आ जाऊंगा। तो इसको क्या नाम देंगे अपन, इसको नाम देंगे अपन टायर पंक्चर एक्सेप्शन। और इसका जावा पैकेज में कहीं कुछ नहीं है टायर पंक्चर एक्सेप्शन और इंटरनेट इशू एक्सेप्शन, ठीक है, कहीं किसी पैकेज में इसका जिक्र नहीं मिलेगा आपको। Then the last example we can take, suppose you are making a program, suppose you are making a program to read the file from I mean from distant position, जैसे आपने सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, पैरेलल कंप्यूटिंग। if you are working on a same program or same project from distant or different locations, fine, that is called remote file access, fine. So suppose we need to read read some data, we need to read data from remote file, we need to read data, इसको टेक्निकली भी मैं समझाऊंगा, रीड डेटा फ्रॉम रिमोट फाइल, और ये रिमोट फाइल कहाँ पे पड़ा है, लंदन, फाइन, और आप उसको यहाँ से एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। देखो जब पैरेलल कंप्यूटिंग होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, ग्रिड कंप्यूटिंग होता है, जैसे जो बाहर के जो अमेरिकन कंपनीज होती हैं, जो कॉल सेंटर्स होते हैं, वो यहाँ के बंदे हायर करते हैं ताकि उनको कम पैसे दें वो, है ना, क्योंकि वहाँ डॉलर्स में पे करेंगे, यहाँ पे वो इंडियन रुपी में पे करेंगे, तो इसलिए वो नाइट शिफ्ट्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, आप देखते होंगे। या नॉट ओनली इन कॉल सेंटर्स, इट्स ऑल्सो वर्किंग इन विप्रो एंड अदर कंपनीज, KPMG एंड एवरीवेयर, फाइन। जब तुम भी काम करोगे तो हो सकता है दे विल गिव यू नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट और नून शिफ्ट, एनी शिफ्ट दे कैन गिव एज पर देयर कन्वेनियंस। तो यहाँ पे जो उनको टैलेंट्स मिल जाते हैं कम पैसे में, और वो उनके वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है,
कॉस्ट एफिशिएंट बनाता है उनके प्रोजेक्ट को, ठीक है, फायदा ही फायदा होता है। तो वी ऑल आर डूइंग इट फॉर प्रॉफिट ओनली। तो ये जितने भी प्रोग्रामर हैं वो सब कुछ जो है वो पूरा बेस्ड किस पे है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे। तो ये एक्सेप्शन भी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अगर एक्सेप्शन आ गया, अगर मान लो कि आपके मेरे जो है वो पैर में चोट लग गई और मैंने उसको है ना इग्नोर किया, जो चोट लगी है दैट इज अ एक्सेप्शन। वो चोट लगने से आई एम लिम्पिंग, फाइन, मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ। अब अगर वो चोट ऐसे ही गहरा होता चला गया, मैंने उस एक्सेप्शन को इग्नोर किया, ठीक है, देन हो सकता है मैं परमानेंटली जो है वो लिम्प करूं, फाइन। ये चक्कर है, समझ रहे हो आप? तो एक्सेप्शन शुड नॉट बी इग्नोर्ड इन केस ऑफ program also because it will abruptly interrupt the normal flow of the program। बस आपको ये समझना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई रिमोट फाइल रखा है कहीं और आउट ऑफ इंडिया और सम अदर लोकेशन, लाइक you are at Chandigarh and you are accessing some file which is at location of Tamil Nadu, fine, so we are trying to read that remote file, fine, from sitting somewhere else। अब इसमें आपको पता चला कि फाइल इज नॉट अवेलेबल, तो वहां पहुंच तो सकते नहीं है ना, मैनुअली आप किसी को बोल सकते हैं यार वो फाइल देखना। यहाँ पे आपको पता चला फाइल नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आएगा? फाइल नॉट अवेलेबल एक्सेप्शन, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, रिमोट फाइल इज नॉट अवेलेबल एक्सेप्शन, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज अ काइंड ऑफ हैंडलिंग। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस। व्हाट आर एक्सेप्शंस, व्हाट इज एक्सेप्शन, है ना? इट इज अ बग, फाइन, इट इज एन एरर, फाइन, इट इज बेसिकली एन अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में बात करो, unwanted and unexpected event that disturb the normal flow of any program, ठीक है। उसके मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको दिए हैं एंड दैट विल also explain the which kind of exception it is getting occurred while we are solving this problem or while we are getting hit by this kind of problem, fine। So this is what we have to discuss in case of exception, fine। यहाँ तक कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो बताओ। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि अगर हमें ये समझ में आ गया कि एक्सेप्शन होता क्या है, तो अब हमें ये देखना है कि व्हाई एक्सेप्शन हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड, फाइन। मैं इसको सेव कर देता हूँ, देन आई विल शेयर इट विद यू। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, the second question is why exception handling required, what is use of it, fine। अगर कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम के अंदर एरर है, तो उस एरर को हैंडल करना है अपने को, है ना? चाहे वो किसी भी तरीके से हो, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स और सम अदर ऑल्टरनेटिव मेथड्स टू डील विथ सच काइंड ऑफ थिंग, बट अभी लॉजिक्स पे नहीं जाना है। अभी ये बताना है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग रिक्वायर्ड क्यों है, हम क्यों एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, व्हाई वी शुड गो फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना? तो पहला तो ये है टर्म कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग, है ना, वी शुड हैंडल इट, ठीक है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग while making a program, while making a program while making a program, if something goes wrong, fine, what it is recommended, अगर गलत होता है तो, गलत होता है तो ये कहा गया है, it is highly recommended fine, it is highly recommended that we have to use
एक्सेप्शन हैंडलिंग। फाइन, ये प्राइमरी रीजन है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल है, सपोज करो कि कोई सेमिनार रिपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि कोई सेमिनार रिपोर्ट तुम लोगों को देनी है, ठीक है, जावा पे ही मान लो, और वो कितने बजे देनी है, 9 AM, ठीक है। सम सेमिनार रिपोर्ट हैज टू बी डिलीवर्ड एट 9 AM, आपको उस पर पीपीटी वगैरह सब देना है। तो व्हाट यू हैव डिसाइडेड कि हम 4 बजे जो है वो उठेंगे, फाइन, 4 बजे जो है उठेंगे, एंड फाइनली 8 AM will ready everything, फाइन। 4 बजे उठेंगे एंड ये हो गया आपका स्टेप 1, ये हो गया आपका स्टेप 2, फाइन। सब कुछ अच्छा चल रहा था, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल फ्लो, फाइन। यहां पे भी अगर हम एक कमेंट लगाएं तो ये नॉर्मल फ्लो है, ये हमारा प्लान था। नाउ 8 बजे क्या हुआ, स्टेप 3 में जो तुमने नहीं सोचा था वो हुआ पावर कट, ठीक है। और पावर कट जो हुआ ये आया क्या, पावर कट जो आया वो आया अनवांटेड इवेंट, ये तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, और ना तुमने फाइल सेव किया था, ठीक है। फाइल नॉट सेव्ड, सारी मेहनत बेकार, पूरा फाइल क्रैश, सब कुछ लॉस, ठीक है। इसको कहते हैं अपन यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाना, यानी कि फाइल टर्मिनेटेड एबनॉर्मली मीन्स एक्सेप्शन अकर्ड, बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेप 1 सही चल रहा था, वी हैव प्लान्ड वेल, है ना। स्टेप 2 सही चल रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब सब कुछ सही चल रहा था तो स्टेप 3 में जब हम आए, वी आर इन द फाइनल फेज, जब हमें 8 बजे सब रेडी करना था, है ना, तो हमने सारा काम कर लिया, ठीक है, ऑल वर्क डन, बस सेव नहीं किया था, पावर कट हुआ, दैट फाइल हैज बीन लॉस्ट, फाइन, द फाइल हैज बीन टर्मिनेटेड एबनॉर्मली एंड एक्सेप्शन अकर्ड, समझ रहे हो। अब ऐसा कुछ एक्सेप्शन हो जाए तो क्या करना चाहिए अपने को, अगर मान लो कि यहाँ पे किसी भी टेक्निक से अगर यहाँ पे एक्सेप्शन अकर्ड है, अगर ये एक्सेप्शन नहीं आता, अगर यहाँ पे यूपीएस होता, ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन होता कि वी हैव टू सेव आवर फाइल, अरे यार पावर कट हो गया, तो हमारे को एक रिमाइंडर मिल जाता कि पावर कट हो गया है, 15 मिनट आपके पास और है, प्लीज मेक योर फाइल सेव्ड। एक तो यूपीएस हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि एवरी टाइम यू आर मेकिंग अ फाइल और मेकिंग अ स्टेप, कंट्रोल एस करते चलो, जैसे मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ, देख रहे हो, ठीक है। तो एक ये चीज हो सकता है, तो देर आर लॉट्स ऑफ वे टू डील विद इट, सो जितने भी तरीके हैं, है ना, to deal with exception, it will come under the category of exceptional handling, fine. Whatever the methods are there and whatever methods we are making to deal with exceptions which occurred dynamically, which occurred unexpectedly, fine, हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, we are not expecting that,
Fine. So why we are doing it? Why we are doing exception handling? ठीक है, abnormally जो आया। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है, अभी यहाँ पे हम फाइल की बात कर रहे थे, अगर हमारा जो प्रोग्राम है, मैं इसको पूरे को डिलीट करता हूँ ताकि तुम्हें वो क्लियरली दिखे। सो exception handling is required for क्या लिखें, graceful termination of program. Fine. It is required for graceful termination of the program. मतलब प्रोग्राम normally terminate हो, हमें सब कुछ पता रहे कि everything is now saved, now we can present this seminar report, or we can submit this seminar report to our concerned faculty. It is being saved in our computer, or we have taken it into our mail, that final one, that to take print out. तो अगर ये exceptionally जो एरर यहाँ पे अकर करा है उसको अगर हम हैंडल कर लेते हैं और इस प्रोग्राम को नॉर्मली टर्मिनेट करते हैं, ग्रेसफुली टर्मिनेट करते हैं, देन वी आर डूइंग एक्सेप्शन हैंडलिंग वेरी वेल, है ना। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। जैसे जब तुम डेटा स्ट्रक्चर अभी पढ़ रहे होगे तो उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी कि कोई भी प्रोग्राम या एल्गोरिदम जब आप उसकी बात करते हो, इट कैन बी गुड और बैड। फाइन, इट कैन बी गुड और बैड, और उसके भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, है ना। जैसे कि अगर अपन 100 मीटर रेस में दौड़ रहे हैं, और या फिर अगर अपन मान लो कि 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देते हैं और किसी बच्चे का मैं 4 सब्जेक्ट्स का लूँ और उसको बोल दूं कि ये टॉपर है, उसने तो 5वां सब्जेक्ट दिया ही नहीं, तो पैरामीटर शुड बी यूनिफॉर्म। फाइन। सिमिलरली इन केस ऑफ एल्गोरिदम ऑल्सो, I mean a kind of inputs, kind of code of lines. Fine. We are considering it for time complexity or space complexity and many other parameters there. Fine. So these are the things. So this is we have gone through with what is exception, है ना, and what is exception, unwanted or unexpected events, which occurred and make the flow of program abnormal। ठीक है, एक नॉर्मल प्रोग्राम का जो फ्लो है वो एबनॉर्मल कर देता है वो। दूसरा हमने पढ़ा व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग बाय टेकिंग एन एग्जांपल। फाइन। नाउ क्यों ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्यों रिक्वायर्ड है वो देखते हैं। एक तुमने डेटाबेस लिया, ठीक है, इसका नाम रख दिया डेटाबेस। ठीक है, इसमें ऑपरेशन कौन कौन से करोगे इस डेटाबेस के अंदर। पहला ऑपरेशन करोगे तुम कि इसको ओपन करोगे, तो यहां लिख सकते हैं अपन ओपन डीबी। फाइन। दूसरा ऑपरेशन करोगे रीड डीबी। फाइन। तीसरा ऑपरेशन क्या करोगे, क्लोज डीबी। फाइन, या फिर इसको यहां पे रहने दो। The last operation would be close db। फाइन, समझ में आ रहा है। एक डेटाबेस लिया या एक फाइल ली और अब हम उसको क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक डेटाबेस लिया, उसमें अपन जो है ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, एक बार उसको ओपन कर रहे हैं,
एक बार उसको रीड कर रहे हैं एंड देन फाइनली वी आर क्लोजिंग इट। यहां तक कोई समझने में दिक्कत नहीं। अब मान लो कि जब तुम रीड कर रहे थे डीबी को, ठीक है, जब while reading the database you are getting a SQL exception here। SQL होता है, जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ोगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ना, तो जावा के अंदर में भी उसका अगर कंसेप्ट आएगा जब आप JDBC वगैरह पढ़ोगे, देन आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ना, ये यूज होता है, ये वो लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस से आपको बात करने में मदद करता है और वहाँ पे क्वेरी फायर करने में मदद करता है कि मेरे को इसका ये डेटा फैच करके दो, देन यू हैव टू फायर सम SQL queries and then you will get the answers, right? Very good programming practice it is also। इसमें अच्छा कर लेने पे आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो, डेटाबेस प्रोग्रामर बनते हो, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप। फाइन। तो रीड डेटाबेस पे जब आप पहुंचे, ओपन कर लिया, ये नॉर्मली एक्ट कर रहा था, है ना। अगर ये आप यहाँ पहुंचे तो ये नॉर्मल फ्लो था यहाँ तक, ठीक है। जब आप यहाँ रीड पे पहुंचे तो यहाँ पे एक SQL एक्सेप्शन आया। हम ऐसा सपोज करते हैं कि वेल डूइंग रीडिंग ऑफ द डेटाबेस वी आर गेटिंग SQL एक्सेप्शन, ठीक है। और SQL एक्सेप्शन आएगा तो क्या होगा, प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मली एक्ट करेगा या फिर टर्मिनेट हो जाएगा, है ना, ब्लॉक हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या क्या होता है यहाँ पे होता है कि ब्लॉकिंग ऑफ रिसोर्सेज, है ना। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ साइज को। सही है, दिख रहा है, ब्लॉकिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। प्रोग्राम जो है वो नॉर्मली एक्ट नहीं करेगा, प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेटेड हो जाएगा एबनॉर्मली, है ना। तो क्लोज तक तो तुम पहुंच ही नहीं पा रहे हो, क्लोज से पहले ही ये प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। अब इस जो एबनॉर्मल टर्मिनेशन हुआ है यहाँ पे, एबनॉर्मल टर्मिनेशन, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हुआ है आपका एबनॉर्मल टर्मिनेशन, एबनॉर्मल टर्मिनेशन हुआ है एट द स्टेज ऑफ रीड। फाइन। सो इसका भी कोई लिमिटेशन होगा, इफ वी आर गेटिंग 10 टाइम्स लाइक दैट ओनली, और ये जो है यहाँ से एक्सेप्शन आने के बाद भी जो है वो प्रोग्राम संभव चल रहा है, जितना देर तक ये फॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है कि चलो ये प्रोग्राम जो है अभी कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये एक्सेप्शन अगर अभी दूर नहीं करा तो 11 टाइम्स में, 10 टाइम्स तो चल गया, 11 टाइम में सिस्टम, फाइल, डेटाबेस कुछ भी क्रैश हो सकता है परमानेंटली। यू विल लॉस्ट ऑल योर फाइल देन, ठीक है। तो व्हेन देयर इज एन SQL एक्सेप्शन देयर, ठीक है, व्हाई एक्सेप्शन हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड टू अनब्लॉक ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है, ड्यू टू एक्सेप्शन। फाइन। To make your program act normally, fine, when exception occur you have to find that exception and you have to remove that। फाइन। अभी मैं आपको वो चीजें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड कैच एंड थ्रो इन एक्सेप्शन। फाइन। कैच करना मतलब पकड़ लेना उस एक्सेप्शन को, जैसे कि मेटल डिटेक्टर करता है, समझ रहे हो, ऊपर से ऐसे स्कैन करा, यहाँ पे जो है वो कुछ उसको मिल गया तो उसने कैच करा एंड देन थ्रो इट आउट ऑफ दैट प्रोग्राम। दैट इज द बेसिकली द बेसिक स्टेप्स ऑफ हैंडलिंग एन एक्सेप्शन when it occurs। फाइन। कैच एंड थ्रो याद रखना, आएगा वो आगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल था कि why we should go for exception handling। फाइन। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है।
then there is a concept कि हाउ टू मेक अ प्रोग्राम नॉर्मल, है ना। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो तीसरा स्टेप हम ये देखेंगे, हाउ टू मेक अ प्रोग्राम एक्ट नॉर्मल। फाइन। तो क्या करें, हाउ टू मेक अ प्रोग्राम एक्ट नॉर्मल। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसमें अपन ये कर सकते हैं कि सपोज वी आर गोइंग फॉर अ मूवी, है ना, विच इज वेरी मच seems to be impossible in time of lockdown now, है ना। तो अगर मूवी के लिए गए और पहले जो है वो टिकट नहीं मिला, किसके लिए, मूवी 1 के लिए, then we will move to the option मूवी 2। ठीक है, तो पहले मूवी 1 के लिए गए, टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिलना जो है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। ठीक है, इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट को तुमने हैंडल कैसे किया, मूवी 2 के लिए तुमने टिकट ले लिया। तो जो नॉर्मल फ्लो है, जो तुम्हारा नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम क्या था, यू हैव टू गो फॉर सम एंटरटेनमेंट, यू आर आस्किंग फॉर सम एंटरटेनमेंट एंड you are not getting it from that movie, then you have moved to the other movie and then the problem is getting resolved somehow। fine। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, सपोज यू आर प्लानिंग टू मूव और टू विजिट सम प्लेस एंड यू आर गोइंग थ्रू बस, बस में वो टिकट जो है वो फुल हो गया, तो मिला नहीं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, है ना, सीट्स फुल, ये भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। अब क्या करेगा ये, ट्रेन मेथड करेगा। ठीक है, इसको हैंडल कर लिया, मतलब इवेंट आया अनएक्सपेक्टेडली, एक्सेप्शन आया और एक्सेप्शन को ये हैंडल भी कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, आपको अगर कोई बोले तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, है ना। तो देखते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मेथड फॉर डिफाइनिंग एन अल्टरनेटिव वे। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मेथड फॉर डिफाइनिंग an alternative way to make, और to act लिख दें, to make your program act normally, to make your program act normally। fine। or to give graceful termination to program। ठीक है, ताकि जो है नॉर्मल फ्लो बना रहे। ठीक है, इट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इज एन अल्टरनेटिव वे टू मेक योर प्रोग्राम एक्ट नॉर्मली। अगर मान लो किसी तरीके से अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण एबनॉर्मली एक्ट करने लग रहा है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग वो मेथड है जो कि उसको हैंडल करता है, उसको मैनेज करता है, एंड टू इट विल मेक योर प्रोग्राम टू एक्ट नॉर्मली एंड it will give a graceful termination to that particular program। fine। then there is a last example। इसके बाद आप फ्री हो, फिर हम कल देखेंगे इसके जो प्रोग्राम्स में अगर होगा तो कैसे ये काम करता है। the introduction part is done। fine। then there is a last thing जो हमने डिस्कस किया था कि whether we have to read a file from रिमोट फाइल रीड करना है अपने को, है ना। हमने ये एग्जांपल देखा था, रीड अ रिमोट फाइल। फाइन। विच इज लोकेटेड एट ब्रिटेन। अब वहां पे हम जा नहीं सकते हैं। ठीक है, हम वहां पे जा नहीं सकते हैं, तो हम उसको बस जो मेथड्स अवेलेबल हैं, जो टूल्स अवेलेबल हैं, वहां से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपको पता चलता है कि ये फाइल नॉट अवेलेबल है फॉर नाउ एंड वी नीड इट नाउ ओनली। फाइन, वी नीड इट नाउ ओनली। तो इसको आप सक्सेसफुल टर्मिनेशन मानोगे क्या, नहीं।
नॉट सक्सेसफुल टर्मिनेशन, मतलब प्रोग्राम तो तुम्हारा बीच में ही रह गया, ठीक है। या फिर बोल सकते हो एक्सेप्शन अकर्ड, नो डाउट एक्सेप्शन आ चुका है, ठीक है। तो इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या हो सकता है, इसमें इसने अल्टरनेटिव निकाला रीड अ फाइल। अब रिटर्न तो अपन जा नहीं सकते अपन, तो रीड अ फाइल विच इज लोकेटेड एट लोकल प्लेस, और यहाँ पे कह सकते हैं रीड अ लोकल फाइल, और ये सब हटा देते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन अकर्ड एंड एक्सेप्शन हैंडल्ड, ठीक है। इसने एक तरीका तो बता दिया कि इसको कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिखते हैं अपन, जैसे मान लो हमने लिखा फाइल, यहाँ पे ओपन करा, ठीक है, रीड डेटा फ्रॉम रिमोट फाइल, तो इसके अंदर हमने लिखा रीड डेटा फ्रॉम रिमोट फाइल, फाइन। फिर हमने इसको यहाँ पे ओपन करा, फिर हमने यहाँ पे कैच यूज करा, देख रहे हो मैंने बताया था ना कैच यूज करेंगे, तो ये सब आएगा, कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कैच आया, फिर यहाँ पे कैच के बाद ये ब्लॉक ओपन करा, यहाँ पे आया कि फाइल नॉट फाउंड, जैसे ही तुमने कैच करा तो कैच के अंदर में ही आएगा फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। एक ब्लॉक बना फाइल नॉट फाउंड एंड इट इज टर्मिनेटेड। अब यहाँ से बाहर आए, इसको ओपन करा, the last step could be like use local file and continue, fine, use local file and continue। फिर यहाँ पे आप इसको खत्म, ठीक है। तो ये वाला जो तुमने यूज करा है, कैच तो कर लिया उसने, ये फाइल जो तुमने यूज करा है इसको बोलते हैं अपन हैंडलिंग कोड। क्या बोलेंगे इसको अपन? हैंडलिंग कोड, ठीक है। इट विल हैंडल दैट एक्सेप्शन एंड मेक योर प्रोग्राम फ्लो नॉर्मल। That's all we have for today. Any question is there, let me know. I'm waiting for your questions. We will discuss it thoroughly. कल हम इसको जो है पूरा देखेंगे, और अगर थोड़ा बहुत पॉइंट बचता है कल, अगर लंबी क्लास चूंकि जो है वो बोरिंग हो जाती है, तो वी विल डिस्कस इट ऑन सैटरडे ऑल्सो, एक स्मॉल सेशन रख लेंगे, ठीक है, फिर हमारा काम हो जाएगा।